Units and measurements. Physical quantities are those quantities that can be measured. Physical quantities are those quantities that can be measured. फंडामेंटल होती है, एक डेराइव्ड होती है, एक सप्लीमेंट्री होती है. फंडामेंटल 7 होती हैं, डेराइव्ड वाली बहुत सारी होती हैं. इन 7 को छोड़ के बाकी सारी डेराइव्ड वाली होती हैं और सप्लीमेंट्री 2 होती हैं. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में आता है मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये सारी इंडिपेंडेंट होती है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. मास की एसआई यूनिट इज केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एमओएल मोल, और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, CANDELA कैंडेला, CD से इसको ऐसे लिखते हैं. और उस पर डेराइव्ड वाली बहुत सारी होती हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं फंडामेंटल वाली पे. और सप्लीमेंट्री वाली 2 होती हैं, एक होती है प्लेन एंगल थीटा और एक होता है सॉलिड एंगल ओमेगा. इसको रेडियन, इसकी यूनिट रेडियन होती है, इसकी यूनिट स्टीरेडियन होती है. ठीक है. अब यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो हमारे पास 2 हैं, प्लेन एंगल थीटा और सॉलिड एंगल ओमेगा, ये इनके पास यूनिट तो होता है बट इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता. यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होता. दे आर डायमेंशनलेस. ठीक है. उसके बाद NU, ये क्या दे रखा है, NU कांस्टेंट होता है. NU में N जो होता है वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और U जो है वो कोई भी यूनिट होती है जो उसके साथ, जैसे अगर 5 kg लिखा है तो 5 वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है वो यहाँ पे यूनिट है. ठीक है. ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2. जहाँ पे अगर हम देखें तो N इज़ जो है हमारे पास N जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के. क्यों? क्योंकि N U को उधर ले जाएंगे तो 1/u हो जाएगा ना, यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए. ठीक है. ओके. उसके बाद यहाँ पे ये हो गया. N2 अगर हमें निकालना हो यहाँ से तो N2 का फॉर्मूला होता है N1 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y एंड T1 अपॉन T2 की पावर z. यहाँ पे ये रेशियोज़ जो हैं ये मास है बेसिकली, ये लेंथ है. एक सेकेंड में बता दूँ, ये वाला जो है ये मास है, ये वाला जो है ये लेंथ है और ये वाला जो है ये टाइम का रेशियो है. पहले वाला जो हमारे पास कोई भी होगा, जैसे 5 kg इक्वल्स टू अगर 5000 ग्राम्स देखा तो यहाँ पे 5 जो है वो N1 है, kg इज़ U1, 5000 इज़ N2 एंड ग्राम इज़ U2. तो ये यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे होता है. तो M1 हमारे पास मास पहले वाले का, M2 L1 L2 ऐसे करके बहुत सारे हम ऐसे बना देते हैं. तो यहाँ से N2 की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y, T1 अपॉन T2 की पावर z. N और U के बीच में 3 ग्राफ्स बनते हैं. अगर हम देखें N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 होता है, तो N1 और N और U के और 1/u के बीच में इस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है. तो यहाँ पे डायरेक्टली है, यहाँ से इसलिए स्ट्रेट ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना है. और N और U के बीच में देखें तो वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बनेगा. N और U के बीच में देखो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और NU लिख दिया. और यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कुछ और भी अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर डाला फिर भी ये कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि NU जो है वो कैसा होता है, वो ऑलवेज इट इज़ कांस्टेंट. ठीक है, इसलिए ये था. ठीक है. ओके. उसके बाद सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की बात करें तो एक होता है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड. एक होता है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. एक होता है MKS मास किलोग्राम सेकेंड. और SI जो आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला चल रहा है
जो कि एक एडवांस्ड फॉर्म है MKS का ही, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद मेरिट्स ऑफ डायमेंशन। सबसे पहले पहले रूल्स ऑफ डायमेंशंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे प्लस माइनस और इक्वल टू लिखा है तो उसकी जगह हम इक्वल टू लिख सकते हैं, डायमेंशंस के रूल्स हैं ये। अगर कहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड करा है तो किसी को भी हम ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर साइन में जो बीच में यहाँ पे y अगर एंगल दे रखा है या फिर लॉग में यहाँ पे कोई एंगल दे रखा है तो y और x जो है वो डायमेंशन लेस होंगे, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गए कुछ रूल्स ऑफ डायमेंशंस। अब हमें देखना है मेरिट्स ऑफ डायमेंशंस। हम इसे चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। जो कंसिस्टेंसी है हम उसको चेक कर सकते हैं किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन की। हम यूनिट्स को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, SI से FPS में चेंज कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, उसके बाद नोट है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट बी करेक्ट बट अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज़ ऑलवेज इनकरेक्ट। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, दोनों पॉइंट्स। या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट बी करेक्ट बट अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज़ ऑलवेज इनकरेक्ट। टाइप्स ऑफ एरर्स, 3 टाइप के एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स और ग्रॉस एरर्स। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, ग्रॉस एरर्स के बारे में। सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स की बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स में जो है हमारे पास एक फ़िक्स्ड पैटर्न होता है। सिस्टमैटिक एरर्स में एक फ़िक्स्ड पैटर्न होता है जिससे हमारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 का दिखा रहा है किसी वेइंग मशीन पे 20.12। ठीक है, 21 का दिखा रहा है 21.12 और 22 का दिखा रहा है 22.12। किसी भी वेइंग मशीन पे ऐसे ऐसा दिखा रहे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम फिक्स्ड पैटर्न से जो है वैल्यूज़ उसमें चेंज दिखाई दे रही हैं। 20.12 दिखाई दे रहा है, 21.12 दिखा रहा है, 22.12 दिखा रहा है। तो 0.12 जो है यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है जो कि एक फ़िक्स्ड पैटर्न में है, जो कि एक एरर है जो कि एक फ़िक्स्ड पैटर्न में आ रहा है, इसलिए इसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं क्योंकि एक सिस्टम में आ रहा है ना। रैंडम एरर्स जो है वो रैंडमली होते हैं, कोई भी उनका फिक्स्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई वेइंग मशीन में 20 का दिखा रहा है 20.12, 55 का दिखा रहा है 55.67। कुछ भी पॉइंट में कुछ भी डिफरेंस होगा, कोई भी एरर होगा, चाहे थोड़ा सा भी हो, माइन्यूट भी हो, पर वो रैंडमली कुछ भी दिखा रहा है तो नॉट फिक्स्ड है और वो रैंडम एरर हो जाएगा। ग्रॉस एरर को भी हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये पेज कवर हो गया पूरा। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। अब जो सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल या फिर ज़ीरो एरर। इंस्ट्रूमेंटल या फिर ज़ीरो एरर का मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट जो हम जिस पर देख रहे हैं उसमें ही वो एरर है, इसलिए सिस्टमैटिक एरर आ रहा है। इन्वायरमेंटल एरर, जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो है और चेंज आ रहा है किसी भी ऑब्जर्वेशन में। और पर्सनल एरर जो है वो हम किसी भी पर्सन के उससे किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर उसने डायमेंशन सही नहीं लिए हैं और उसकी वजह से गलत आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनल एरर। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन में गलती हो सकती है, उसने जो स्टेप्स लिए हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो अलग हो सकते हैं, उनकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स के कुछ टाइप्स अब हमको पढ़ने हैं। रैंडम एरर्स जो हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, रैंडमली अकर होते रहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को कैसे निकालना है, ऐसे इसको लिखते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। A1 + A2 प्लस आगे A3 A4 से लेके AN तक डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशन हैं N। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर जो है उसको कैसे करते हैं, जैसे डेल्टा A1 है तो जो ट्रू वैल्यू होगी उसमें से हम उस ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे। डेल्टा A2 जो एब्सोल्यूट एरर है उसमें ट्रू वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर देंगे। और AN का है तो
ट्रू वैल्यू में से an के उसको हम माइनस कर देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लें तो मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाता है, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सबको ऐसे ऐसे प्लस करके न्यूमरेटर में लिखना है। फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन में लिखना, फ्रैक्शन में कैसे लिखना कि जैसे ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। यहाँ पे परसेंटेज एरर लिखा था, परसेंटेज एरर क्या होता है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या था, परसेंटेज एरर इज बेसिकली जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100% करते हैं तो हमारे पास आता है परसेंटेज एरर, ठीक है। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर और ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए का मॉड डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये लिखा था यहाँ पे, ओके। उसके बाद आगे क्या आता है यहाँ पे, उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और कोई भी पावर में होगा तो हम एरर्स को कैसे देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक एरर दे रखा है a प्लस माइनस डेल्टा ए और b डैश दे रखा है a डैश और b डैश b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड करना है, दोनों एरर्स को हमने ऐड करना है तो हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सिंपली ऐड करके प्लस माइनस लगा देंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। माइनस के केस में इन दोनों वैल्यूज़ को a माइनस बी माइनस कर देंगे इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b, और अगर फिर हम लिख देंगे ऐसे लिख देंगे इफ़ b इज़ ग्रेटर दैन a, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। a माइनस बी यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस, इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऊपर वाले केस में ऐड करेंगे, नीचे वाले केस में भी ऐड करेंगे, ठीक है। सब केसेस में ऐड ही करना है। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करना है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई प्लस माइनस इनका जो वो होगा हमारे पास रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, सॉरी परसेंटेज एरर, उनको हमें ऐड करना है, ठीक है। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये और ये क्या है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये जो है हमारे पास क्या है ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100% गिव्स अस परसेंटेज एरर, ये हमें क्या देता है परसेंटेज एरर देता है। इनके परसेंटेज एरर्स को सिंपली हम कर देंगे ऐड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन के केस में क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर देंगे यहाँ पे और प्लस माइनस वही इनके परसेंटेज एरर्स को प्लस कर देंगे। अगर हमें कुछ ऐसा एक्सपोनेंट में दे रखा है, जैसे इन दोनों को डिवाइड करके, जैसे a का स्क्वायर है b का क्यूब है, तो कैसे करेंगे, सिंपली a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b क्यूब प्लस माइनस जो भी उनका एक्सपोनेंट होगा उसको बाहर निकाल देना है। जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 बाहर निकाल के लिख दिया, और इनके परसेंटेज 3 को बाहर निकाल के लिख दिया, और फिर इनके परसेंटेज एरर जो है वो ऐड कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से, ठीक है। ऐसे करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। उसके बाद हमारे पास आता है नोट, अगर हाई सिग्निफिकेंट SF क्या है, SF इज सिग्निफिकेंट फिगर्स और लेस लीस्ट काउंट, हाई सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड लेस लीस्ट काउंट गिव्स हाई प्रिसिशन। अब हम देखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या होता है कि रिजल्ट जो है हमारा वो एक्चुअल ट्रू वैल्यू के आसपास ही है, और प्रिसिशन का क्या मतलब है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, यानी कंसिस्टेंट हैं। हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज़ टू द ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। और प्रिसिशन क्या होता है, रिजल्ट्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, यानी क्लोज टू ईच अदर, तो वो क्या है कंसिस्टेंट है। यहाँ पे करेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं एक्यूरेसी, और कितने कंसिस्टेंट हैं वो हो जाएगा प्रिसिशन। मान लेते हैं इसको एक एग्जांपल से, हमारे पास एक वो होता है जिस पे हम गोल करते हैं, अरे
तो ऐसे हम 2 बना लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा, अगर यहाँ पे बीच में हमें गोल करना है, यहाँ पे अगर हम एक्यूरेसी में देखें तो एक्यूरेसी में क्या होता है और प्रिसिजन में देखते हैं क्या होता है। एक्यूरेसी में कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो कितने क्लोज है टू द ट्रू वैल्यू। मान लो किसी ने यहाँ पे कर दिया, 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 तो यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो ट्रू वैल्यू के आसपास ही आए हैं। अगर ये हो गया एक्यूरेसी। प्रिसिजन में क्या होता है, किसी बंदे को यहाँ पे मारना था, उसने यहाँ मार दिया, 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 यानी कि वो कंसिस्टेंट है, यहाँ पे कितना करेक्ट है ना। उसने ये नहीं देखा कि कितना वो ट्रू वैल्यू के पास है, उसने ये देखा कि कितना वो कंसिस्टेंट है, यानी एक जगह पे ही उसने ज़्यादातर निशान मारे हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रिसिशन एंड दैट जो पहले वाला केस था उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ द केस ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ये नोट वाली चीज़ बता दी। हाई सिग्निफिकेंट फिगर्स और लेस लीस्ट काउंट हमारा हाई प्रिसिशन देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ किस कहते हैं। पहले है हमारे पास कोई भी, मान लो हमें नंबर दे रखा है जिसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमेशा सिग्निफिकेंट रहेंगे, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, और अगर कहीं हमारे पास कोई ऐसा नंबर दे रखा है जिसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने जिसके अंदर ज़ीरोज़ हैं, तो वो ज़ीरोज़ 3 तरह से हो सकते हैं। एक ट्रैप्ड ज़ीरोज़, जो नंबर्स के बीच में ज़ीरोज़ होंगे, टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ जो लास्ट में लगे होंगे, प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ जो नंबर के पहले लगे होंगे उनको प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ कहते हैं। तो जो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं जो बीच में है किसी भी नंबर के, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। अगर हम इस नंबर में देखें कि इस नंबर में कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ की बात करें, अगर जो ज़ीरोज़ जो हैं वो नंबर के बाद लगे हुए टर्मिनेटिंग है, तो उसमें 2 केसेस और आते हैं, एक जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो, एक जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट ना हो। तो जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ की बात करें जो नंबर के हमारे पहले लगे हों, प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ में क्या होगा, प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, कभी भी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हमेशा उनको हमें हटा के ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। ठीक है, इन यूनिट कन्वर्जन द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मस्ट रिमेन द सेम। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन a into 10 की पावर b, 10 की पावर b इज़ कंसिडर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 into 10 की पावर 4, तो जो 10 की पावर 4 यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 2 into 10 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, दैट इज़ 2। All counting numbers and exact numbers always have infinite significant figures. जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं और एग्जैक्ट नंबर्स होंगे उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे 10 पेन्स लिखा है तो एग्जैक्ट नंबर है, वो एग्जैक्ट नंबर है ना, हम 10 काउंट कर सकते हैं, इट इज़ काउंटिंग नंबर, तो उसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे होंगे। अगर कहीं पर 10 मीटर लिखा है तो 10 मीटर कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हम एग्जैक्टली 10 मीटर का कुछ नहीं निकाल सकते, उसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, एंड मे हैव एरर इन द मेजरमेंट। तो क्या होगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 0 को हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, 1 होगा। 0 को हमने क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि वैसे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, नो डेसिमल पॉइंट, इसीलिए ये कैसा होगा, 0 इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, एंड सिर्फ 1 को काउंट करेंगे तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दैट इज़ 1। पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू इज़ 3.14, आगे इनफाइनाइटली वैल्यूज़ चलती रहती हैं,
पर ये सारी की सारी सर्टेन वैल्यूज़ है ना, ऑल सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं। दिस इज़ द, जैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ किस करते हैं, तो अभी देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब राउंडिंग ऑफ का देखें, तो राउंडिंग ऑफ में कैसे होता है, जैसे कहीं पे हमारे पास कोई नंबर लिखा है ABC.DEF, तो अगर हम F को देखेंगे अगर F हमारा 5 से बड़ा है, इफ़ F इज़ ग्रेटर देन 5, तो E को हम 1 से प्लस कर देंगे, E को हम 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर F जो है वो छोटा है 5 से, तो E तो वही रहेगा, E विल रिमेन द सेम, पर F को हम रिमूव कर देंगे। अगर F जो है वो एग्जैक्टली 5 के इक्वल है, तो अगर E इवन है और अगर E ऑड है, तो इसमें दो केसेस बनते हैं। अगर E इवन है तो E सेम रहेगा, F को रिमूव कर देंगे। अगर E ऑड है तो E+1 हो जाएगा और F को हम रिमूव कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ऐसे समझते हैं 1 2 3 .4 5 6। अगर हम इसको ऐसे समझें तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 6 है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर 6 ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे कुछ ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, E+1 हो जाएगा, ABCDEF, E+1 हो जाएगा यानी, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे F इज़ ग्रेटर देन 5, F इज़ लेस देन 5 और F इज़ इक्वल्स टू 5। E+1, E सेम रहेगा, F को रिमूव कर देंगे। E इवन है, अगर यहाँ पे अगर दोनों F और 5 F5 के बराबर, यहाँ पे F जो है वो 5 के बराबर है, तो अगर E इवन है तो E सेम रहेगा, F को रिमूव कर देंगे। अगर ऑड है तो E+1 हो जाएगा और F को हम साइमल्टेनियसली रिमूव कर देंगे। सिग्निफिकेंस इन मेजरमेंट, जैसे अगर आपको दे रखा है, अगर कहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने को बोला है और फिर बोला है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो दो नंबर्स दे रखे होंगे आपको पॉइंट में, जैसे जो भी है, तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा आंसर उसी में आएगा। अगर कहीं पे प्लस और माइनस में है तो प्लस और माइनस करके आपको देखना है, जो आंसर यहाँ पे फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, जहाँ पे फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस होगा उतने में हमारा आंसर जो है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पेजेस और रह गए हैं, ये पेज पूरा हो गया ना कंप्लीट। ये मैं बताना भूल गई, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर, ये भी मैं बताऊँगी, अब इसको छोड़ो। वर्नियर कैलिपर, ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है इन जनरल। वर्नियर कैलिपर एक हमारे पास डिवाइस होता है, फिर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस बतानी है तो हम वर्नियर कैलिपर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को, एक गैजेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 स्केल्स होती हैं, एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। जो ऊपर वाली आपको ये बड़ी वाली स्केल दिखाई दे रही है, इसको मेन स्केल बोलते हैं, इसको नीचे छोटी सी होती है, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। यहाँ पे बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर उसके हम जो है डायमेंशंस फिर हम उसके चेक करते हैं, ठीक है। मेन स्केल हमें मेन स्केल रीडिंग देती है, वर्नियर स्केल हमें वर्नियर स्केल रीडिंग देती है। अब यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं। पहला फॉर्म, एक मेन स्केल डिवीजन वैल्यू होती है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू होती है, वो भी मैं बताऊँगी। देखो फॉर्मूला यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। फाइनल रीडिंग कैसे निकालोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू, और मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग हम देखते कैसे हैं तो वो भी अभी देखेंगे। लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के केस में 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू करके हम लीस्ट काउंट को निकाल लेते हैं। वो वर्नियर स्केल, मेन स्केल डिवीजन वैल्यू और वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो वर्नियर स्केल रीडिंग को कैसे निकालना है, बेसिकली हमें लीस्ट काउंट से जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी उससे कोइंसाइड करेगी। मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू जो होगी मेन स्केल पे और वर्नियर स्केल पे क्या कर रही होंगी,
कोइंसाइड कर रही होंगी, तो वो n वैल्यू जो होगी मल्टीप्लाई कर दोगे लीस्ट काउंट के साथ, जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उससे, तो उसके लीस्ट काउंट से, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। मेन स्केल रीडिंग कैसे आएगी? मेन स्केल रीडिंग इज़ बेसिकली n1 यानी वो वाली वैल्यू जो मेन स्केल पे आ रही होगी हमारी एंड पे। मेन स्केल रीडिंग वैसे निकालते हैं इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन, इसको छोड़ो भी। तो जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे लास्ट में आ रही होगी, वही मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। वर्नियर स्केल रीडिंग, जो वैल्यूज़, मान लो कोई ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पर और यहाँ पर, जो कि क्या कर रही होंगी, जो कि कोइंसाइड कर रही होंगी, तो वो कोइंसाइडिंग वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर हमें क्या देता है? वर्नियर स्केल रीडिंग देता है। ये फार्मूला हो गया क्लियर। उसके बाद लीस्ट काउंट का ये फार्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस है ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू, ये इनमें से कुछ ना कुछ दे ही रखा होगा क्वेश्चन में। फाइनल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा, अगर कहीं पे वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालनी हो, तो इट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इन मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल से डिवाइड कर देना है किसको? लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल इन मीटर। नेक्स्ट जो हमें लास्ट इसमें डिवाइस पढ़ना है दैट इज स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज हमारा कुछ ऐसे सा दिखता है। स्क्रू गॉज भी हमारे पास एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म होता है वर्नियर कैलिपर का। यहाँ पे अगर आप पार्ट्स देखोगे तो ये आपको पार्ट दिख रहा है एनविल। ये यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो बीच में, इसके और इसके बीच में रखते हो। स्पिंडल और एनविल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। यहाँ पे भी 2 स्केल होते हैं, एक ये वाला जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ द मेन स्केल, और मीटर स्केल भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक और स्केल भी होता है, ये वाला स्केल, दैट इज़ नोन एज द सर्कुलर स्केल। वहाँ पे कौन सा था? वर्नियर स्केल था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और ऐसे पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थिम्बल। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हम इससे कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट, वैसे मैंने आपको एक बताया नहीं यहाँ पे पॉइंट, कि वर्नियर कैलिपर का इन जनरल लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है। किसका? वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, लीस्ट काउंट और पिच की बात करें स्क्रू गॉज की, तो पिच क्या होता है? पिच इज़ बेसिकली एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल की टोटल शिफ्ट जो आता है मेन स्केल में, उसको हम पिच बोलते हैं। मान लेते हैं हम इसमें हमारे पास ये कौन सा स्केल है? दिस इज सर्कुलर स्केल एंड दिस इज कौन सा? दिस इज मेन स्केल। तो एक बारी अगर आप थिम्बल जो है ना, वो इस तरह पीछे से ऐसे क्या होता है, रोटेट हम उसको कर सकते हैं। थिम्बल को रोटेट हम करेंगे, एक रोटेशन उसकी हम अगर लेंगे तो उसकी एक रोटेशन में जो मेन स्केल की रीडिंग में फ़र्क आता है जितना, उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? पिच इज़ बेसिकली एक कंप्लीट रोटेशन में ऑफ द सर्कुलर स्केल, द टोटल शिफ्ट इन द मेन स्केल इज नोन एज द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। ठीक है, मान लो पहले यहाँ पे वैल्यू 5 थी, एक बार ही रोटेट करने के बाद वैल्यू 6 होगी, तो कितना डिफरेंस हो गया? 6 - 5 विच इज़ 1। तो 1 जो होगा वो हमारी क्या हो जाएगी? पिच हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद इन जनरल जो यहाँ पे होता है 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 mm। इन जनरल यहाँ पे इसमें होता है। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स यहाँ पे इन जनरल 100 दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में। और पिच फिर कैसे निकल के आएगा? 1 मिलीमीटर। कैसे हम निकालते हैं? फाइनल रीडिंग कैसे निकलेगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। वहाँ पे कैसे निकालते थे? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, VSR। ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? सर्कुलर स्केल डिवीजन वैल्यू इनटू लीस्ट काउंट, वहाँ पे वैसे जैसे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते थे। ठीक है, कैसे बोलेंगे हम इसको कि, तो अब इसमें क्या होता है, इन जनरल 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm होती है, और जनरली टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स जो होते हैं वो जनरली 100 होते हैं। ठीक है, तो पिच हमारा 1 मिलीमीटर निकल के आता है। तो अभी मैं एक फॉर्मूला दूँगी, जैसे पिच और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ये हम, और लीस्ट काउंट, इन सब को हम कर पाएंगे
रिलेट, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग यहाँ पे कैसे निकलती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। वहाँ पे हम कैसे निकालते थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग भी यहाँ पे कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड में बताती हूँ। पहले ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देख लो। क्या फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो अगर पिच निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो जितने नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है, इस पर जितने भी हमारे पास ऐसे और दूसरी साइड भी उसके ऐसे डिविजन्स जितने होंगे वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल जो भी है। इसको हम अगर हम पिच से डिवाइड कर देंगे ऐसे तो हमारे पास लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, लीस्ट काउंट निकाला जाता है इससे। तो यहाँ पे अगर जनरली पिच हमारे पास कितना दे रखा होता है, पिच हमारे पास जनरली 1 mm निकला दे रखा होता है, डिवाइडेड बाय जनरली नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 100 दिए होते हैं, तो यहाँ पे 100। तो जनरली जो इसका पिच होता है दैट, जो जनरली इसका लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ 0.01 mm, ऐसे करके हम इसको निकालते हैं। अब मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो जैसे वर्नियर स्केल रीडिंग हमने निकाली थी ना कि जो वैल्यू मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो, सेम लाइन पे आ रही हो, कोइंसाइड कर रही हो, वो वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट करके हम सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालते हैं। कैसे, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये स्क्रू गॉज दे रखा है, ये हमारे पास मेन स्केल है और ये क्या है, सर्कुलर स्केल। तो यहाँ मेन स्केल की वैल्यू जो है हमारे पास, यहाँ मेन स्केल की वैल्यू और यहाँ पे सर्कुलर स्केल की वैल्यू जो है, यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज़ जो कोइंसाइड कर रही होंगी, सेम लाइन पर आ रही होंगी, यानी ये सेम लाइन पे आ रही होंगी, वो वाली वैल्यू जब हम उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाती है। मेन स्केल रीडिंग कैसे, जो यहाँ पे लास्ट आपको वैल्यू दिख रही होगी मेन स्केल पे, उसी को हम मेन स्केल रीडिंग कह देते हैं। रीडिंग जस्ट बिफोर सर्कुलर स्केल रीडिंग इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग ऑन मेन स्केल, ठीक है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग एन जो है वहाँ हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन, इसी को रेफरेंस लाइन बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कोइंसाइड जैसे हमारे पास कर रहा हो। और ये वाला फॉर्मूला याद रखना, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब पैरेलल सीरीज छोड़ो, इसको छोड़ो। अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, जैसे अगर कहीं पे लिखा है a इंटू 10 की पावर b, तो जो 10 की पावर b में जो b है हमारे पास उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या है कि जैसे 10 की पावर b में जो b है वो हमारे पास इसका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। a जो है इट शुड ऑलवेज बी इन द रेंज ऑफ 0.5 और 5 के बीच में, 5 के इक्वल हो जाएगा तो भी हम इसको काउंट कर लेंगे, बट 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, 5 भी होगा तो भी ठीक है, ठीक है। अगर 3 इंटू 10 की पावर 8 दे रखा है तो जो a है हमारा इट शुड बी इन दी रेंज ऑफ दिस ना, 0.5 और इसके बीच में, अगर 5 से बड़ा होगा तो भी देख लेंगे, 5 के इक्वल होगा तो भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर सिंपली हमारा स्पीड ऑफ लाइट का 8 हो जाएगा। अगर 9.2 इंटू 10 की पावर 5 दे रखा है, 10 की पावर 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उससे ग्रेटर देन उससे हमें उसको करना पड़ेगा, 5 से ग्रेटर होगा तभी हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो 0.92 हम इसको लिख देंगे इंटू 10 की पावर 6, है ना। आपको पता होगा अगर यहाँ से इधर पॉइंट जाता है तो यहाँ की वैल्यू इधर चली जाती है, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट दी ऑर्डर। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरे के पूरे 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स के अराउंड कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।